मैंने दिया था वो सॉल्व हुए? एक ट्राई किया है, कौन सा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला कितना आया? टोटल 68.88 है। 68.88। ठीक है, हो सकता है। सूर्यांश तुम्हारा कोई सा? थोड़ी मैं बाहर चला गया था, अभी आया ही हूँ, ट्राई नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इसको होमवर्क कंटिन्यू रहने दें? हाँ ठीक है, चलो इसको अंशिका तुम भी ट्राई करना, नहीं हो तो कल सुबह डिस्कस करते हैं इनको दोनों को। ठीक है। चलिए, अब जवानों चालू हो जाओ, तुम्हारे थ्योरी के टाइम आ गए। इसमें हेडिंग लिख लेना, माइन एयर डिस्ट्रीब्यूशन। माइन एयर डिस्ट्रीब्यूशन। माइन एयर डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सर थोड़ा सा जहाँ आपको लगे ना कि थोड़ा वो टफ है तो स्पेलिंग इन लोग को बोर्ड पे लिख दीजिएगा ना, ताकि इन लोग मिस्टेक ना करें। क्या है, कई ओके बार ओके वर्ड ऐसे होते हैं कि एक ही वर्ड आंसर है और वही स्पेलिंग गलत हो गई। ओके ओके। माइन एयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले लिखिएगा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पहली सब हेडिंग डालिएगा एसेशनल वेंटिलेशन। ASCENSIONAL, एसेशनल वेंटिलेशन। एसेशनल वेंटिलेशन। एसेशनल वेंटिलेशन में अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था, क्या होता है कि इसमें हवा जो होती है वो पहले पूरा नीचे जाती है, फिर उसके बाद वो वर्किंग में जाती है। मान लीजिए ये वर्किंग चल रही है आपकी, वर्किंग से फिर उसके बाद वो अप का शाफ्ट से निकल जाती है। ठीक है, ये डाउन का शाफ्ट हो गया, ये वर्किंग हो गई, ये अप का शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये इसकी वजह से ये जो हाइट है, इसकी वजह से क्या होता है इसमें, जो हाइट है इसकी वजह से क्या होता है इसमें एनवीपी जो होता है वो ज्यादा होता है। मतलब ये असिस्ट करता है आपके एनवीपी को।
हेलो। ये बना लिया, अब लिखवाना चालू करूँ? हेलो, हाँ हो गया। हो गया? अब लिखवाना चालू करूँ? इसमें लिखिएगा हाँ। intake air is taken up to the bottom of working then further allowed to move up with the help of upcast shaft. To move up with the help of upcast shaft. इसमें अगले लाइन से लिखेगा, अगला पॉइंट करके लिखेगा। पॉइंट ऐसे ऐसे बनाते चलिएगा ना, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ऐसे करके। अगला पॉइंट लिखिएगा, it provides fresh air for pump operator. It provides fresh air for pump operator and stowing workmen. अगला पॉइंट लिखिएगा, as air reaches up to the bottom, it catches a lot of heat. ये हीट क्यों कैरी कर रहा है? हेलो, जी जो एयर है वो नीचे जाते हुए हीट क्यों एब्जॉर्ब कर रही है? हाँ क्योंकि एमईपी ज्यादा है और डेंसिटी कम। क्या? क्या आंसर दिए हो तुम लोग? एक जन बोला है हाँ, तो हीट कैरी कर रहा है वो तो हम लोग को पता है ना, हीट कैरी कर रहा है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है और रीजन पूछा गया है, वाई। दूसरा आंसर क्या आया था सर? एनवीपी ज्यादा है और डेंसिटी कम है। क्या बोले भाई, आपने एक फिनोमिना पढ़ा था, एडियाबैटिक ऑटो कंप्रेशन। उसमें कंप्रेस हो रहा था एयर, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। यही प्रेशर की वजह से उसमें टेम्परेचर राइज होता है एसेशनल वेंटिलेशन में। समझ में आया? रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? रिवीजन थोड़ा करते रहो। मतलब एटलीस्ट अगर जियोथर्मिक ग्रेडियंट भी बोलते तो आंसर रीजनेबल रहता। हाँ, मान लो एडियाबैटिक ऑटो कंप्रेशन नहीं याद आ रहा है, बट जियोथर्मिक ग्रेडियंट भी बोलते तो रीजनेबल आंसर होता वो। ठीक है, चलिए रिवाइज करते रहिए थोड़ा। कहाँ तक लिखे थे? एज एयर रीचेज अप टू द बॉटम, इट कैचेस लॉट ऑफ हीट
causing reduction of density of air, causing reduction of density of air, causing reduction of density of air, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एयर बिकम्स लाइटर, एयर बिकम्स लाइटर, LIGHTER, air becomes lighter. Air becomes lighter, comma, lighter air dilutes, lighter air dilutes, lighter gases, lighter air dilutes, lighter gases, ब्रैकेट में CH4, H2। मान लीजिए जैसे आपका ये शाफ्ट है, आपकी एयर की डेंसिटी मान लीजिए कम होगी, एयर की डेंसिटी कम हो गई, तो आपकी एयर नीचे पाई जाएगी कि ऊपर पाई जाएगी? डेंसिटी आपकी एयर की कम है तब नीचे पाएंगे कि ऊपर पाएंगे? ऊपर। ऊपर पाएंगे, ठीक है। ऊपर ही आप देखेंगे जनरली आपका मीथेन का जो भी कंसंट्रेशन होता है वो आपका रूफ टॉप पे पाया जाता है। तो जब आपकी एयर लाइटर है तो ये ऊपर वाली लेयर में मिक्स होगी, जिसकी वजह से CH4 का कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, CH4 को कैसे वो डाइल्यूट कर रहा है? ठीक है। अगला पॉइंट लिखेगा, इट असिस्ट नेचुरल वेंटिलेशन, मतलब ये हेल्प करता है नेचुरल वेंटिलेशन में। इट असिस्ट नेचुरल वेंटिलेशन। अब इसे कुछ डिसएडवांटेजेस की एक सब हेडिंग डाल दीजिएगा, डिसएडवांटेजेस एसेशनल वेंटिलेशन के। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट लिखिएगा, वर्कमैन at working area does not get fresh air, अगला पॉइंट लिखिएगा, as air catches a lot of moisture from bottom, increases air humidity, in turn reduces work efficiency of workmen, इसमें क्या हो रहा था, एयर आपकी पूरी पहले नीचे जा रही थी, फिर ऐसे करके वर्किंग में जा रही थी। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनको तो फ्रेश एयर मिल रही है, इस पॉइंट पे जो बंदे काम कर रहे हैं, जो कि आपका स्टोइंग ऑपरेटर और पंप ऑपरेटर थे, उनको तो फ्रेश एयर मिल रही है। बट जो बंदा यहाँ वर्किंग फेज पे काम कर रहा है उसको क्या मिल रही है, हवा यहाँ की यूज्ड अप हवा मिल रही है, तो उसको फ्रेश एयर यहाँ पे नहीं मिल रही है। दूसरा पॉइंट क्या था,
कि लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, मान लीजिए यहाँ पे आपका सम्प डला हुआ है, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपका सम्प होता है माइन का। मान लीजिए यहाँ पे आपका सम्प है, तो सम्प से जब एयर क्रॉस होगी तो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी वजह से जो वर्किंग वाले के पास होगा वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी एयर की वो कम हो जाएगी, तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा। कम एब्जॉर्ब करेगा मतलब स्वेट का जो एब्जॉर्प्शन होगा आपकी बॉडी से वो कम होगा। स्वेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कूलिंग कम होगी, कूलिंग कम होगी तो क्या नाम से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कूलिंग कम होगी, कूलिंग कम होगी, कूलिंग कम होगी तो एफिशिएंसी कम। क्लियर है ये वाला पॉइंट जो आपने लिखा अभी? क्यों इसको डिसएडवांटेज ले रहे हैं अपन? अगला है डिसेशनल वेंटिलेशन, DESCENSIONAL, डिसेशनल वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, आपके ये दो शाफ्ट है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए डीसी शाफ्ट है, ये यूसी शाफ्ट है। तो आपकी एयर क्या होगी, पहले यहां से जाएगी वर्किंग एरिया में, ये हो जाएगा ये आपका वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया, यहां से हवा फिर जाएगी ऐसे, मतलब एयर का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये है यूसी शाफ्ट, ये डीसी शाफ्ट, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाऊं? क्लियर है। डायग्राम बना लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया। इसमें लिखिएगा यही पॉइंट वाइज जैसे अपन लिख रहे थे, एयर इज फोर्स्ड टू मूव, एयर is forced to move through working area first, through working area first, then goes up to the bottom, then goes up to the bottom, then goes up to the bottom until it reaches return, until it reaches return. दूसरा पॉइंट लिखिएगा, it does not help, it does not help natural ventilation, it does not help natural ventilation, it does not help natural ventilation. अगला पॉइंट लिखिएगा, it provide fresh air,
It provides fresh air to workmen at face however stowing and pump operator stowing and pump operator gets dusty air gets dusty air gets dusty air अगला वन लिखिएगा as air does not get heated up it may get heavier which helps to dilute heavier gases full stop which helps to dilute heavier gases full stop however इसी पॉइंट में ना however high chances of methane layering अगला पॉइंट लिखिएगा एक बार लास्ट वाला वापस रिपीट कर दीजिएगा। however high chances of methane layering अगला पॉइंट लिखिएगा as air moves through rise section first as air moves through rise section first it is comparatively dry than accessional ventilation causing lower moisture content in air which leads to ease of cooling of workmen Ease spelling EASY वाली ease आसानी से ease of cooling of workmen which in turn increases the efficiency of workmen
ये एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था आपका होमोट्रोपल, सॉरी आपका एसेशनल डिसेशनल। अब फिर से एक और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बेस्ड ऑन एयर एंड कोल मूवमेंट। इसमें पहला है होमोट्रोपल, वेंटिलेशन। हो गया। हो गया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका यहाँ पे फोर्सिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है। फोर्सिंग फैन लगा है तो एयर का मूवमेंट ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्किंग चल रही थी, वर्किंग से आपने मटेरियल निकाला, वो भी आप इसी शाफ्ट के थ्रू अगर निकाल रहे हैं, जो मटेरियल है वो आपका इसी शाफ्ट के थ्रू निकल रहा है, तो वो कहलाता है होमोट्रोपल वेंटिलेशन। होमोट्रोपल वेंटिलेशन मतलब एयर का एंड कोल का दोनों का ट्रांसपोर्ट इसी शाफ्ट, एक ही सिंगल शाफ्ट से हो, एक ही डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है आपका होमोट्रोपल वेंटिलेशन। बना लीजिएगा तो बताइएगा। हो गया। हो गया। इसमें लिखिएगा द डायरेक्शन ऑफ कोल, द डायरेक्शन ऑफ कोल और ओ ट्रांसपोर्ट, कोल स्लैश ओर ट्रांसपोर्ट is similar to the direction of airflow, is similar to the direction of airflow। अब इसके बाद एक एडवांटेज करके हेडिंग डालिएगा सब हेडिंग इसमें, एडवांटेज। एडवांटेज में लिखिएगा कन्वेयर्स haulage winders, conveyor haulage and winders may generate large heat
may generate large heat which is not at large heat which is not added into working area नहीं, क्योंकि जो आपका शाफ्ट था, जो इधर वाला शाफ्ट था, इसी में आपका कन्वेयर भी लगा रहेगा। यहाँ पे कन्वेयर लगा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कन्वेयर लगा रहेगा जो आपकी वाइंडर में जाके डंप करेगा। ये आपका वाइंडर चल रहा है, इसमें डंप कर रहा है कन्वेयर, वाइंडर्स और क्या था, हॉलेज। मान लो हॉलेज चल रहा है यहाँ पे माइंस में। इसकी जितनी भी हीट जनरेट होगी वो माइन की वर्किंग में नहीं रहेगी, इसके हवा के थ्रू ये पूरी आपका शाफ्ट से निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका हीट जो भी जनरेट हो रही है वो वर्किंग एरिया में वापस नहीं आएगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हेलो, हाँ क्लियर है ये वाला? हाँ अगला लिखेगा डस्ट जनरेटेड does not contaminate working area. Dust generated does not contaminate working area. अगला लिखेगा it is suitable for forcing MMV. डिसएडवांटेज में लिखिएगा, इसमें अब सब हेडिंग डालिएगा डिसएडवांटेजेस। एक ही डिसएडवांटेज है, उसको लिखिएगा। as return air is already dusty, and full of toxic and inflammable gases. As return air is already dusty and full of toxic and inflammable gases, maintenance इनफ्लेमेबल गैस के बाद inflammable gases, maintenance and operations of machines, is risky and may cause fire damp and coal dust explosion. अब अगला लिखिएगा एंटी ट्रॉफल।
एंटी ट्रॉपल वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वो है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो हवा का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। जो आपका मटेरियल निकल रहा होगा, सिंस यहाँ पे फैन लगा हुआ है ना, तो मटेरियल यहां से तो निकलेगा नहीं, मटेरियल जाएगा इस डायरेक्शन से, ये जाएगा कोल्ड स्लैश ओर, ये जाएगा फैन। फैन वैसे यहां नहीं लगा रहता, फैन आपका ये यहां पे लगता है, बट इसमें क्या रहता है, यहाँ पे एयर लॉक लग जाता है, ये बंद हो जाता है, सील पैक रहता है, एयर लॉक लगता है, ताकि कोई भी करंट जैसे आए वो इधर से लीक आउट ना हो, पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम से इधर से फैन से ही जाए, ठीक है। ये होता है एयर लॉक, एयर लॉक। कोई और इधर जाएगा, एयर फ्लो इधर साइड जाएगा, उल्टा। होमोट्रोपल समझ में आया, सॉरी एंटीट्रोपल समझ में आया। हाँ। ये बना लीजिए, फिर लिखते हैं अपन। हो गया। हो गया। द ट्रांसपोर्टेशन of whole or ore, the transportation of whole or ore is done along intake side, which is opposite to the direction of airflow, opposite to the direction of airflow। एडवांटेज लिखिएगा, मेंटेनेंस फ्लो के बाद एक बार बोल दीजिए। डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, अगला एडवांटेज सब हेडिंग लिखिएगा, एडवांटेज, उसमें लिखिएगा मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन, is safer, maintenance and operation of machine is safer। अगला लिखिएगा it is suitable for exhaust fan, डिसएडवांटेज में लिखिएगा
डिसएडवांटेज में लिखिएगा heat and dust generated heat and dust generated heat and dust generated by conveyors haulages and winders get added to intake air causing contamination of fresh air causing contamination of fresh air अगला पॉइंट लिखिएगा if any fire broke out it may cause addition of toxic gases ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CO2, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CO2 एंड CO into the mine air therefore machine deployed must be fireproof to avoid any mishappening अब यहाँ पे आपका एयर डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक खत्म मतलब एयर डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स खत्म हुए अब आएगा अपना एसेसरीज ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन accessories of air distribution
क्या हाथा तो नहीं दर्द दे रहा? 2 मिनट का रेस्ट दो। नहीं। एक्सेसरीज ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पहला लिखिएगा ब्रैटिस क्लॉथ। स्पेलिंग। एक सेकंड रुकिए, मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, BRATTIC, ब्रैटिस क्लॉथ। हाँ, ब्रैटिस क्लॉथ। ये क्या होता है? जैसे आपका ये आपने पिलर्स बनाए हुए हैं, ये पिलर्स बनाए हुए हैं, ये हवा आपको क्या करना है कि हवा आपकी ऐसे जाके इधर चली जाए, इस वाली वर्किंग में ना जाए, मतलब इस वाले पैनल के साइड में ना जाए। तो अपन एक ब्रैटिस क्लॉथ या पर्दा टाइप का एक स्ट्रक्चर, जो तिरपाल कहते हैं ना, जैसे तिरपाल जानते हो आप लोग, ट्रक्स में जो यूज होती है कवर करने के लिए, ट्रेन्स में जो यूज होती है, उसको ऐसे करके ऊपर से जो आपका कोल के फेस का ऊपर का वो जो होगा, छत जो होगी, रूफ पे अपन हिंज कर देते हैं उसको, तिरपाल को, और ऐसे लटका देते हैं। तो क्या होता है, हवा आती है, उससे टकरा के फिर इधर इस साइड डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे हवा उस साइड नहीं जाती है। ठीक है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। अगर आपको परमानेंट करना रहता है तो इसी में आप या तो क्या नाम से वो ब्रिक्स लगा देते हैं, या तो कंक्रीट का फिलिंग कर देते हैं, वो चीज अलग, वो स्टोपिंग में आ जाएगी। ये होता है ब्रैटिस क्लॉथ, ताकि आप टेम्पररी एक प्रकार से आप इधर साइड हवा का जाना आना बंद कर सकें। ठीक है, सर एक बार फिर समझा दीजिए। ये जैसे मान लीजिए आपको एयर क्या है, एयर का डायरेक्शन क्या रखना है। एयर मान लो आपको इधर से आएगी, एयर आपको इस साइड भेजना है। ठीक है, ना इधर भेजना है ना इधर भेजना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ये जो कोल के ये हैं पिलर्स बचे हैं, इनके कोने में और रूफ में हिंज लगा देंगे। हिंज मतलब ऊटी टाइप का होता है, जैसे हुक टाइप का होता है, जिसमें ऐसे करके फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिंज लगा देंगे सब जगह पे। उससे क्या होगा, और फिर ये जो त्रिपाल टाइप का जो होता है, ये एग्जैक्टली त्रिपाल नहीं होता है। त्रिपाल आपका आग पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है, वो सब चीजें होती है, बट ये क्या होता है, उसी टाइप का कुछ दिखता है। तो इसलिए अपन उसको कंपेयर करने के लिए इजी बता रहे हैं, उसमें लगा देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो एयर आने वाली होगी, इसमें जो टकराएगी, वो टकरा के इधर से निकल जाएगी। ऐसे इधर भी अपन ने लगा दिया इसको, तो एयर जो इधर जाने की होगी वो टकराएगी, एक ही साइड का डायरेक्शन खुला है तो उस डायरेक्शन निकल जाएगी। क्लियर है अभी? हाँ। या एक और देख सकते हैं कि मान लो जैसे आपका ये था, ये पिलर था आपका, आप यहाँ पे डी पिलरिंग कर रहे हैं, आपको एयर ऐसे आ रही है, सीधे सीधे निकल रही है। ठीक है, नॉर्मल तो सीधे सीधे निकल जाएगी, आपके यहाँ पे आएगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे करके ब्रैटिस क्लॉथ ऐसे यहाँ पे टांग लेंगे। तो क्या होगा, एयर इससे टकराएगी, इससे टकरा के एयर इधर जाएगी, इधर आपकी फेस पे आएगी एयर, फिर उसके बाद इधर से यहाँ निकल जाएगी। ये है ब्रैटिस क्लॉथ। अभी क्लियर है अंशिका? हाँ। इसमें लिखिएगा ब्रैटिस क्लॉथ में, इसमें ऐसी टाइप का कुछ डायग्राम बना लीजिएगा ना आप लोग अपने हिसाब से। मेरी डायग्राम बहुत गंदा बन रहा है इसमें,
या तो फिर ऐसा बना लीजिए, ये है एक क्लॉथ, ऐसा टाइप का बना लीजिए। नहीं है तो बना लेंगे तो बताइएगा। हो गया। इसमें लिखेगा इट इज अ लो कॉस्ट लो कॉस्ट एक बार फिर से बोलिए। इट इज अ लो कॉस्ट फायर प्रूफ एंड impermeable cloth, परमिएबल की PERMEABLE होगा ना, impermeable cloth used to stop or divert the direction of airflow, used to stop or divert the direction of airflow, full stop. It is tightly hinged, HINGED, it is tightly hinged to the roof to avoid any air leakage अगली लाइन से लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा यूज्ड फॉर, फिर उसके बाद ऐसे नीचे पॉइंट्स वाइज लिखिएगा, यूज्ड फॉर पहला पॉइंट लिखिएगा स्मॉल ब्लाइंड हेडिंग्स टू डाइवर्ट एयर इनटू इट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बेटर एयर फ्लो into heading by providing larger intake side using cloth
क्लॉथ। इट हेल्प्स टू, अगला वर्ड लिखेगा, इट हेल्प्स टू डाइवर्ट एयर फ्लो, इट हेल्प्स टू डाइवर्ट द एयर फ्लो, इट हेल्प्स टू डाइवर्ट द एयर फ्लो into the required site, into the required site, into the required site by changing the direction of flow, by changing the direction of flow। इसमें अगला वो लिखेगा है सब हेडिंग डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहले लिखिएगा इट वोन्स आउट इजली, इट वोन्स आउट इजली, WORNS, it wounds out easily, it wounds out easily। अगला वर्ड लिखेगा it has high leakage chances, it has high leakage chances, it has high leakage chances। इसमें अगला लिखिएगा स्टोपिंग, STOPPING, स्टोपिंग। ये टॉपिक है। हाँ, स्टोपिंग टॉपिक है। क्या देखते हैं? ये मान लीजिए आपके पिलर और पैनल्स हैं, ये मान लीजिए आपका एक पैनल है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक पैनल है। तो ये पैनल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या लगता है अपना परमानेंट स्टोपिंग। ये तो एंट्री हो गई, ये है परमानेंट स्टोपिंग। मान लीजिए आपको एयर को डाइवर्ट करना, मान लीजिए एयर ऐसे जा रही थी, अब यहां से आएगी एयर तो वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ठीक है। आपको मान लीजिए इस पिलर पे एयर चाहिए, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बना देंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बना देंगे, तो एयर इधर आएगी, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बना देंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बना देंगे, तो एयर आपकी इस डायरेक्शन से इधर आएगी। या तो फिर आप यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बना देंगे, इसको खोल देंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बनाएंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बनाएंगे, और यहाँ पे एक टेम्पररी स्टोपिंग बनाएंगे, तो एयर ऐसे आएगी, इधर से इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे टेम्पररी स्टोपिंग बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हेलो, हाँ
ये वाला क्लियर है कि आप जो बाउंड्रीज है वहां पे परमानेंट स्टॉपिंग बनाएंगे, ये जो है ये है टेम्पररी स्टॉपिंग। ठीक है। देखो डायग्राम मेरे से अच्छे बनते नहीं है, तो नहीं होगा तो खुद से बना लेना इसको, नहीं तो मैं ट्राई और मारता हूँ, तुम लोग का जब तक थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये है आपकी परमानेंट स्टॉपिंग्स, परमानेंट स्टॉपिंग्स। ठीक है, ये परमानेंट स्टॉपिंग। मान लीजिए आपको एयर फ्लो इस वाले उसमें चाहिए, ठीक है, इस वाले पैनल में मान लीजिए यहाँ पे वर्किंग चल रही है, ये स्लाइसिंग चल रही है यहाँ पे, तो आपकी एयर का इनटेक तो ये है इनटेक, इनटेक ये है, यहाँ से एयर आएगी, तो आपको पहले तो यहाँ पे एक वो टेम्पररी स्टॉपिंग बनानी पड़ेगी, ये हो जाएगी टेम्पररी स्टॉपिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आएगी तो एक यहाँ पे टेम्पररी स्टॉपिंग बनानी पड़ेगी, तो आपकी एयर ऐसे आके इधर तो डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपको टेम्पररी स्टॉपिंग बनानी पड़ेगी, यहाँ पे टेम्पररी स्टॉपिंग बनानी पड़ेगी, तो एयर आपकी इधर से आके इधर जाके इधर आएगी, यहाँ पे टेम्पररी स्टॉपिंग, यहाँ पे टेम्पररी स्टॉपिंग, तब फिर एयर आपकी इसमें लगेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको रिटर्न के लिए चाहिए पड़ेगा, तो फिर आप वही टेम्पररी स्टॉपिंग का यूज कर करके एयर को रिटर्न यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिला देंगे, ये हो जाएगा आपका रिटर्न, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ। इससे अच्छा डायग्राम तो नहीं बना सकता यार मैं, ड्राइंग खराब है। ये बना लो, फिर उसके बाद लिखना चालू करते हैं। हो गया। हो गया प्रयास तुम्हारा? हो गया। हो गया। इसमें लिखिएगा दीज आर परमानेंट और टेम्पररी स्टॉपिंग्स, दीज आर परमानेंट और टेम्पररी स्टॉपिंग
these are permanent or temporary stopping used to divert air into the required direction Used to divert air into required direction इसमें पहली सब हेडिंग डालिएगा टेम्पररी स्टॉपिंग। टेम्पररी स्टॉपिंग it is less costly and easy to erect stopping easy to erect erect stopping। देखिए मैं आपको पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूं, एक बार आप इसको अभी बाद में रीड करिएगा। मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आता है कोई भी पॉइंट, तो उसको मार्क कर लीजिएगा, कल उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है। इफ कुछ भी नहीं समझ में आता आज रीड कर ही लेना इसको, ठीक है। इट इज लेस कॉस्टली एंड इजी टू इरेक्ट स्टॉपिंग्स used inside a panel to divert direction of air फुल स्टॉप। अगले लाइन से लिखिएगा मेड फ्रॉम ब्रैटिस क्लॉथ कॉमा कन्वेयर बेल्ट पीसेस and wooden sleepers SLEEPERS wooden sleepers। अगली सब हेडिंग लिखिएगा परमानेंट स्टॉपिंग इसमें लिखिएगा it is used for isolation or sectionalization। दिख रहा है ये स्पेलिंग इसकी SECTIONALISATION sectionalization of panels। isolation and sectionalization of panels
from concrete, made from concrete or brick walling, WALLING, concrete or brick walling. वॉलिंग, WALLING, walling, वैसा वाला, दीवाल। इसमें अगली सब हेडिंग लिखिएगा आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग। उसमें लिखिएगा परमानेंट स्टॉपिंग, permanent stopping made to isolate extracted panel, made to isolate extracted panel from other part of mind, from other part of mind, from other part of mind। अगली सब हेडिंग डालिएगा सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, इसमें लिखिएगा isolating group of pillars, isolating group of pillars from other part of mind, isolating group of pillars from other part of mind so that the panel can be extracted, so that the panel can be extracted within incubation period, without affecting other parts, of mind, without affecting other part of mind। अब इसमें अगली सब हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ परमानेंट स्टॉपिंग, टाइप ऑफ परमानेंट स्टॉपिंग। टाइप ऑफ परमानेंट स्टॉपिंग, इसमें पहला टाइप लिखिएगा फायर प्रूफ स्टॉपिंग, फायर प्रूफ स्टॉपिंग। फायर प्रूफ स्टॉपिंग, इसमें लिखिएगा इट विल सस्टेन फायर, it will sustain fire inside the panel, it will sustain fire inside the panel, full stop।
इट इज मेड ऑफ ब्रिक, इट इज मेड ऑफ ब्रिक। जो आपकी फायर प्रूफ स्टोपिंग होती है, ठीक है, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? पहले तो इसका डिनोशन देख लीजिएगा, ये होता है, ये वाली जो होती है ये फायर प्रूफ स्टोपिंग होती है। इसमें क्या होता है? ब्रिक वॉल होती है, ब्रिक की वॉल होती है जिसकी थिकनेस जो होती है वो ग्रेटर देन 38 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये होती है आपकी फ्लेम प्रूफ स्टोपिंग, फायर प्रूफ स्टोपिंग, सॉरी, फायर प्रूफ स्टोपिंग। ये लिख लिया? हाँ। अब अगला है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टोपिंग। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टोपिंग, इसको डिनोट कैसे करते हैं? वैसे ही सेम, बस यहां पे एक्सप्लोजन प्रूफ ईपी लिख देते हैं, E.P। एक्सप्लोजन और फायर प्रूफ में डिफरेंस क्या है? एक्सप्लोजन मतलब धमाका, फायर मतलब फ्लेम। ये धमाके से कोई डैमेज नहीं होता, उसमें फायर से कोई डैमेज नहीं होता। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टोपिंग, ईपी, ठीक है। इसमें लिखिएगा इट विल सस्टेन, इट विल सस्टेन explosion, it will sustain explosion, it will sustain explosion. All the isolation stopping, all the isolation stopping are explosion proof, are explosion proof. All the isolation stopping are explosion proof. ये दो तरीके से बनता है, एक होता है आरसीसी से, एक होता है ब्रिक से। आरसीसी वाले में क्या होता है, आपकी जो वो होती है वॉल होगी, उसकी थिकनेस जो होगी, थिकनेस जो होगी वो 1 मीटर थिकनेस होगी,
ठीक है, 1 मीटर थिकनेस। और जो आपका ब्रिक वाला होगा उसमें क्या होगा, ये ब्रिक वॉल्स हैं मान लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी एक वॉल जो होगी वो 1 मीटर थिकनेस की होगी, दूसरी वॉल जो होगी वो भी 1 मीटर की थिकनेस होगी। इन दोनों वॉल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक इनर्ट मटेरियल भरा रहेगा, एक मटेरियल भरा रहेगा जिसकी थिकनेस 4.5 होगी। ये फ्लेम प्रूफ जो, ये भी जो मटेरियल जो होगा ये फ्लेम प्रूफ मटेरियल होगा, ठीक है। ये 4.5 मीटर की थिकनेस में फ्लेम प्रूफ मटेरियल भरा रहेगा। ये सैंड हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ। ये बना लीजिए दोनों, आरसीसी और ब्रिक वाला। बना लिए? हाँ हो गया। इसमें लिखेगा एज पर CMR 2017, एज पर CMR 2017, any stopping of brick, any stopping of brick, any stopping of brick थिकनेस जो होगी वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर कंक्रीट थिकनेस जो होगी वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये लिख लिया? हाँ हो गया। हो गया। अब एक और हेडिंग डालिए, प्रेपरेटरी स्टोपिंग। इसी के अंदर, स्टोपिंग के अंदर प्रेपरेटरी स्टोपिंग। प्रेपरेटरी स्टोपिंग, इसमें लिखिएगा पार्शियली कंस्ट्रक्टेड स्टोपिंग, partially constructed stopping at the main entry of panel, at the main entry of panel, at the main entry of panel, अगला पॉइंट लिखिएगा, द साइड, एक मिनट, पार्शियली के बाद क्या था? partially constructed stopping, partially constructed stopping
at the main entry of panel, at the main entry of panel। हाँ ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, the site has, the site has the site has to keep, the site has to keep, the site has to keep brick and sand, brick and sand, brick and sand for emergency isolation, for emergency isolation during fire, for emergency isolation during fire। अगला पॉइंट लिखिएगा, it is used for, it is used for both, it is used for both depiling with caving and depiling with stowing। बोथ के बाद both depiling with caving, depiling with caving and depiling with stowing, STOWING, stowing। अगला पॉइंट लिखिएगा, और OR वाला, और a fully constructed stopping, a fully constructed stopping with iron door, with iron door, with iron door used for, used for entry into panel, used for entry into panel, entry into panel used as preparatory stopping, used as preparatory stopping। used as preparatory stopping। used as preparatory stopping। एक टॉपिक और लिखिएगा आखिरी आज के लिए, छोटा सा है, लॉकिंग ऑफ स्टॉपिंग, लॉकिंग, LOCKING, लॉकिंग ऑफ स्टॉपिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी मान लीजिए ये रूफ है, ये फ्लोर है, ठीक है, आप स्टॉपिंग बनाए, आपने नॉर्मल ऐसे बना दिया ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका रूफ का जो थोड़ा बहुत पार्ट वीक होगा, वहां से क्या होगा, एयर ऐसे लीकेज होके चली जाएगी, या इधर से एयर ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है, ये होगा। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो स्टॉपिंग होती है उसको थोड़ी सी ऊपर तक बनाते हैं, यहाँ पे एक होल टाइप का करते हैं बड़ा सा, ऐसे करके ये, फिर इसको लॉक कर देते हैं। ऐसे ही फ्लोर पे भी अपन थोड़ा सा एक्सेस बढ़ाते हैं, ऐसे करके ये लॉक कर देते हैं, ताकि जो एयर का फ्लो हो वो नीचे से होके बाईपास ना हो पाए, ठीक है, ये कहलाता है लॉकिंग।
लॉकिंग। अब रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ कुछ इसकी वैल्यूज हैं, वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, लॉकिंग लॉकिंग और ब्रिक और आरसीसी। ठीक है, ये कोल, ये शेल, ये सैंडस्टोन। ठीक है, कोल के लिए लॉकिंग जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, आरसीसी में ये चीज 50 सेंटीमीटर की होती है। शेल में जो लॉकिंग होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है, आरसीसी में भी 30 सेंटीमीटर की होती है। सैंडस्टोन में क्या होता है, लॉकिंग 15 सेंटीमीटर की होती है, इसमें भी 15 सेंटीमीटर की होती है। इसको बना लीजिएगा ये टेबल को। हो गया। हो गया, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। ये और लिखना है आप लोग को। 5 मिनट और लिखा रही है। लिखना है, इतना डेडिकेशन, क्या बात। फर्स्ट टाइम आया। वही मैं भी बोल रहा हूँ। Accessories in stopping। Accessories in stopping, ये मान लीजिए आपकी एक स्टोपिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सैंपलिंग पाइप लगता है, यहाँ पे एक आपका प्रेशर गेज लगता है, या यूट्यूब मैनोमीटर जिसे कहते हैं, प्रेशर गेज। ये होता है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज है। इसको अगर साइड एंगल से देखेंगे, ये आपका स्टोपिंग होगा। ठीक है, वन, ये आपका सैंपलिंग पाइप है। ये लो, ये और ये है सैंपलिंग पाइप।
जस्ट एक सेकेंड। सैम्पलिंग पाइप है ये, ठीक है। ये जो है ये है आपका वाटर सील, वाटर सील। सैम्पलिंग पाइप का तो सबको यूज पता होगा कि जब अपने को सैम्पलिंग करनी रहती है आपके उसकी आइस जो स्टोपिंग है उसके पीछे के एटमॉस्फेयर की, तब अपन सैम्पलिंग पाइप से उसका एयर का सैंपल लेते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं उसमें कितना कंसंट्रेशन आपका मीथेन का है, कितना CO2 का है, कितना CO का है, टेम्परेचर क्या है वहां का, ये सब चीजें वहां पे देखते हैं, ठीक है। वाटर सील क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जो आइसोलेशन जो हुआ था यहाँ पे वाटर का लीकेज है, माइंस में जनरली वाटर होता ही होता है, ठीक है। वाटर का यहाँ पे एकदम वो हो रहा है, लीकेज हो रहा है यहाँ से, तो वाटर यहाँ पे फिल हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर फिल हो रहा है, अगर अपन निकालेंगे नहीं, ये वाला पार्ट अगर नहीं होता तो क्या होगा, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये वाटर पूरा यहाँ तक फिल हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा, वो प्रेशर जो है वो सीधा वॉल पे लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से ये जो वॉल होगी आपकी स्टोपिंग होगी ये टूट के गिर जाएगी। इस केस से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस केस से बचने के लिए अपन यहाँ पे वाटर सील इंस्टॉल करते हैं, तो जो वाटर लीक आउट होके यहाँ पे आ रहा होगा इस पॉइंट पे, वो ऐसे करके इधर से निकल जाएगा। और पानी का फ्लो लगातार होता है तो एयर का जो फ्लो होगा वो नहीं हो सकता, कॉज जो वाटर का फ्लो है वो एयर को अपने थ्रू निकलने देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपरली सील हो जाता है, इसलिए इसे वाटर सील कहते हैं कि वाटर की वजह से ये सील कर दे रहा है आपके उसको, और वाटर को भी ट्रांसफर कर रहा है ताकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे जनरेट ना हो। क्लियर है? हेलो, हाँ, वाटर सील का काम क्लियर है ना, क्या होता है? हाँ। ठीक है, ये बना लीजिए। हो गया। हो गया। वाटर सील एक करके छोटा सा वो लिखिएगा, वाटर सील करके वो लिखिएगा, उसमें लिखिएगा accumulated water behind the stoping, accumulated water behind the stoping gets drained out from isolated panel सर आपका स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, मैं इसका ये क्लियर पूरा ये कर देता हूँ क्या था।
जहां पर लिखे थे, स्टॉपिंग गेट्स रेन्ड आउट हाँ, आइसोलेटेड पैनल। from isolated panels, therefore increasing the life of stopping and avoids hydrostatic pressure सैम्पलिंग पाइप में लिख लीजिएगा, सैम्पलिंग पाइप में used to collect air sample from inside ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल सुबेरे मिलते हैं।